This is the last colligative property which we are going to start today. Osmosis, which gives a pressure, और उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? Osmotic pressure. Now let's understand सबसे पहले कि osmosis क्या होता है. Osmosis का मतलब होता है कि अगर हम लोग जैसे हमने किशमिश रात को भिगोई है, तो आप देखते हो कि किशमिश सुबह जो है वो स्वेल अप हो जाती है. उसी तरह से राजमा भिगोते हैं या हमने बादाम भिगोए हैं या कोई भी चीज हम भिगोते हैं तो मॉर्निंग में वो स्वेल अप हो जाते हैं. तो क्या फिनोमेनन उसमें हो रहा है कि जो वाटर है वो उस सीड के अंदर जा रहा है. ठीक है, अगर वो सीड के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली स्वेलिंग हो जाएगी बिकॉज वाटर इज एंटरिंग. और आपको ये भी पता है कि जितने भी बायोलॉजिकल ये सारे जितने भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस ही हम बुला सकते हैं इनको, इन सब में बायोलॉजिकल सेल्स हैं, इन सब में मेम्ब्रेन होती है. वो जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और इट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो लिक्विड इज फ्लोइंग फ्रॉम या द सॉल्वेंट इज फ्लोइंग फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. जो राजमा है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है पानी की, सो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को the water starts flowing through a semi-permeable membrane that is known as osmosis. So osmosis को अगर हम define करें, it is the flow of liquid or solvent from its higher concentration to its lower concentration. Okay, this process is known as osmosis. पर इसमें एक स्पेशल चीज जो हमने लिखनी है, through a semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane को हम लोग selectively permeable भी बुलाते हैं, जो सिर्फ सॉल्वेंट को ही पास करने देगी और सॉल्यूट को पास नहीं करने देगी. ठीक है, so this is the process of osmosis. अब ऐसा ही एक सेम प्रोसेस होता है डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फर्क है? डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, राइट? ऑल्दो प्रोसेस दोनों का सेम है, वो सिंपली फ्लो ऑफ लिक्विड है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, बट वी आर टेकिंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब ऑस्मोसिस से ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या रिलेशनशिप हुआ? लेट्स से कि हमने एक इस तरह से बीकर लिया है और हमने एक और बीकर ले लिया और इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, यहां पे हमने लिया है प्योर वाटर, राइट, और यहां पे हमने ली है सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, ये जो बीकर है इसके ऊपर एक लंबी नेक है which is closed. Similarly, यहां पे भी we draw a neck which is closed. Clear हो गया? अब what we are going to see is कि यहां पे हमने बीच में एक semi permeable membrane लगा दी. What will happen? Water will flow from here to here. ठीक है, यहां से ये फ्लो करता रहेगा. तो हम देखते हैं कि जो इसकी स्टेम है इसमें वाटर का लेवल बढ़ने लग जाएगा, राइट? ये पूरा कंप्लीट हो गया, वाटर का लेवल बढ़ने लग गया. अब जब ये वाटर और राइज होने की कोशिश करेगा तो इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा. क्योंकि वो जो प्रेशर है वो मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से हो रहा है, तो उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बुलाते हैं. क्लियर? अब एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा कि जब यहाँ पे पूरा भर रहा है तो इक्विलिब्रियम क्या डेवलप हुआ कि यहां से इधर जा रहा है सॉल्वेंट. नाउ द सॉल्वेंट विल ट्राई टू कम बैक
बिकॉज यहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो व्हाट वी डू इज कि हम यहाँ पे ऊपर एक वेट लगा देते हैं, लेट्स से W1। अगर हम ये वेट लगा दें यहाँ पे, तो ये वेट क्या करेगा, उस प्रेशर को कंपनसेट करने की कोशिश करेगा और ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देगा। दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, इट इज द प्रेशर, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर which must be applied on the solution side, to prevent the process of, or to prevent the passage of solvent into it through a semi-permeable membrane. ठीक है, so basically what we are saying over here is कि osmotic pressure is the pressure applied to stop the process of osmosis. ठीक है, that is what osmotic pressure is. अब वैन गॉग था एक साइंटिस्ट जिसने ऑस्मोटिक प्रेशर को एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और अकॉर्डिंग टू वैन गॉग osmotic pressure was denoted by pi. Okay, and he said that pi is directly proportional to concentration of the liquid and temperature. ठीक है, so pi that means अगर हमको ये constant of proportionality हटाना है तो pi is equal to CRT. ठीक, where C is the concentration. Concentration का मतलब क्या हुआ, number of moles of the solute upon molar mass into R into T. ठीक है, अब R is a constant. अगर हम ये वाला रिएक्शन भी जो है या प्रोसेस है वो हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं तो रूम टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब पाई इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, इट इज pi is depending upon what, it is depending upon the number of moles of the solute. ठीक है, and if it is depending upon number of moles of the solute then it is a colligative property. और pi जो है उसको हम यूज कर रहे हैं to calculate the molar masses of the solute. ठीक है, in fact जो ये osmotic pressure होता है, this is one of the best methods to calculate the molar masses due to the following reasons. देखो इसमें reasons. Osmotic pressure is one of the best methods to calculate the molar masses of proteins because number one, osmotic pressure can be measured at room temperature. Osmotic pressure can be measured at room temperature. Number two, the values of osmotic pressure, are larger and easily measurable. Number three, molarity of the solution is used.
molarity of the solution is used instead of molarity. ठीक है? So अगर क्वेश्चन हमको आ जाता है कि why osmotic pressure is one of the best methods to calculate the molar masses of polymers या proteins, तो ये हमारा आंसर रहता है. ठीक है? थर्ड जो है that is molarity of the solution is used instead of molarity. Okay, now depending upon the osmotic pressure, we classify the solutions into three types. ठीक है? The first type of solution is isotonic solutions. क्या हुए isotonic solutions? Those solutions which have same value of osmotic pressure, ठीक है? So if there are two solutions A and B, then isotonic solution means that pi A that is equal to pi B. ठीक है? अब pi A जो है उसको अगर हम in terms of concentration ले, pi A का क्या हो गया? That is going to be equal to CART, ठीक है? And this is also equal to CBRT. If we take the ratios of both of these, हमारे पास क्या आ जाएगा? Pi A upon pi B that is equal to CA upon CB. RT और RT gets cancelled, right? Second type of solutions जो होते हैं, they are known as hypotonic solutions. Hypotonic solutions में pi of A is going to be less than pi of B. ठीक है? And third type of solutions are hypertonic solutions. Hypertonic solutions क्या हुए? That is pi A is going to be greater than pi B. Okay? So these are the type of solutions: isotonic, hypotonic and hypertonic. फिर एक जो आपको क्वेश्चन आता है that is known as RO systems या reverse osmosis क्या होता है? Okay? So let's understand what is reverse osmosis. All right. What is रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब हुआ कि एक प्रोसेस जो ऑस्मोसिस से उल्टा चल रहा है. ओके? जैसे ऑस्मोसिस में तो है जो सॉल्वेंट है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. तो रिवर्स ऑस्मोसिस में इस तरह का एक apparatus हम सेट करेंगे जिसमें वाटर जो है वो या लिक्विड जो है या सॉल्वेंट जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. और रिवर्स ऑस्मोसिस का एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो है दैट इज डीसैलिनेशन ऑफ वाटर. डीसैलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग रिमूव कर रहे हैं सॉल्ट. तो इसके लिए एक बड़ा सा हम एपरेटस लेते हैं. इस तरह से यहाँ पे बीच में हमने पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगा दी. पार्चमेंट मेम्ब्रेन हम इसको क्यों बुलाते हैं? बिकॉज ये पिग की मेम्ब्रेन होती है. सो इसलिए हम इसको पार्चमेंट, राइट? पिग की जो मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज पार्चमेंट मेम्ब्रेन, राइट? पर आर्टिफिशियल भी हम लोग करते हैं क्रिएट. जैसे हम सेलोफिन पेपर ले लेते हैं, दैट आल्सो बिहेव्स एज अ पार्चमेंट मेम्ब्रेन. सो अब यहाँ पे हमने इस तरह से एक सेटअप कर लिया. यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्रेश वाटर और यहाँ पे हम ले लेते हैं सी वाटर. सी वाटर इज सॉल्टी. ओके? अब क्या हमने करना है कि इस तरह से एक आउटलेट हमने यहां दे देना है. इन अ सिमिलर मैनर
लिमिट हम यहां दे देते हैं। ना ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में होगा दैट वाटर विल फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस, यही होना चाहिए, पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉल्टी वाटर के साइड, राइट। सो उस प्रेशर को अप्लाई करने के लिए यहां पे हम एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है। दिस पिस्टन इज पुश्ड इनसाइड, so over here we are going to apply pressure greater than osmotic pressure, ठीक है। we are going to apply pressure greater than osmotic pressure such that water starts flowing in the reverse direction, ओके। सो वाटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है आपको। सो रिवर्स ऑस्मोसिस जो आरओ सिस्टम्स आजकल यूज होते हैं उसमें यही प्रोसेस यूज होता है, ओके। सो नाउ वी हैव डन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, relative lowering in vapor pressure, सेकंड हमने कौन सा किया, elevation in boiling point, depression in freezing point, and then the osmotic pressure, molecular masses भी निकाल दिए। पर उसके बाद जब ये सब इतना सब पढ़ लिया तो वैन हॉफ ने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वैन हॉफ बोलता है कि कैसे हम एक्यूरेट मासेस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूट के एक सॉल्वेंट के अंदर, जबकि वो सॉल्यूट डिसोसिएट भी हो सकता है, वो सॉल्यूट एसोसिएट भी हो सकता है। तो हमारे पास कभी भी एक्यूरेट मासेस नहीं आ सकते। या तो हम वो कंडीशंस फुलफिल करें कि डाइल्यूट होना चाहिए सॉल्यूशन बहुत ज्यादा, ठीक है, और सेकंड ना तो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करने चाहिए ना ही मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट करने चाहिए। पर ऐसा तो हमेशा नहीं होता ना। जब हम NaCl को वाटर के अंदर डालेंगे तो इमीडिएटली वो डिसोसिएट करता है अपने आयंस के लिए, Na पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव बनाएगा। तो इन दैट केस उसने एक फैक्टर लगा दिया कि एक्यूरेट मासेस कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फैक्टर को यूज करना पड़ेगा, व्हिच इज नोन एज द वैन हॉफ फैक्टर, ओके। सो लेट्स सी वैन हॉफ फैक्टर क्या है। What is Van Hoff factor? According to Van Hoff, as I just said, that he said कि अगर कोई भी molecules है या हमको किसी की भी वो निकालनी है, क्या कहते हैं molecular masses निकालने हैं, तो कोई भी जो solute है वो ना associate होना चाहिए ना dissociate होगा। तो अगर dissociate होगा तो ज्यादा number of ions बन जाएंगे। In that case जो molecular mass observed होगा वो नॉर्मल मास से कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे NaCl अगर डिसोसिएट कर गया तो NaCl का टोटल मास 58.5 है, ठीक है, पर वो ज्यादा बन गए हैं और छोटे बन गए हैं तो उनका जो मोलर मास है हो सकता है कि वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर अगर कोई एसोसिएशन होती है, जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं, तो उसमें जो मॉलिक्यूल है उसका साइज है बड़ा हो गया है, तो जो मोलर मास होगा दैट वुड बी लार्जर देन द नॉर्मल मोलर मास। तो उसके ही बेसिस पे इसने एक वैन हॉफ फैक्टर दिया which says according to Van Hoff factor it is equal to observed value of colligative property upon normal value of colligative property, ठीक है। Now in each of the cases colligative property is inversely proportional to molar mass। तो अगर इसी एक्सप्रेशन को in terms of molar mass करें तो that is equal to what? Normal molar mass upon observed molar mass। ठीक है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब we said कि there are two things happening।
एसोसिएशन, जब छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े बना रहे हैं, तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ वैन टॉप फैक्टर दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 1. ठीक है. फिर अगर डिसोसिएशन हो रही है, तो in that case the value of I that is going to be greater than 1. ठीक है. So this is what you have to remember. According to this, there was a slight change in expression of each of the colligative properties. That is, अगर हम लोग suppose first कर रहे हैं P naught minus PS upon P naught, this is relative lowering vapor pressure, और अगर I factor हमारा लगेगा तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, I into XP. Got it? तो हम लोग यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं वैन टॉप फैक्टर, पर ये हमेशा नहीं होता. ये तभी होगा अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहा है कंप्लीटली या मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है, तभी I फैक्टर लगाना है. अगर नहीं कर रहा है तो नहीं लगाना है. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, डेल्टा टीबी दैट इज इक्वल टू I kbm. Okay, where kb is the elevation constant, bulioscopic constant, and m is the molarity, right? फिर उसके बाद डेल्टा tf क्या आ जाएगा, I kf into m, राइट. और फिर पाई क्या आ जाएगा, ICRT. So each of the colligative properties was given a slight change. Okay. अब बेसिकली हम I कैसे कैलकुलेट, I से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब कितने परसेंट मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं, that is degree of association. ठीक है. So let's see, we have two processes now. One is degree of association, जिसे हम represent करते हैं alpha के साथ. So degree of association that is equal to I minus 1 upon n minus 1. ठीक है. जहां पे I जो है that is the Van 't Hoff factor, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे by either of these two. अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिए हैं तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अगर मोलर मासेस दिए हैं तो नॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व मोलर मास. ठीक है. और n क्या है, n over here is number of molecules जिसमें वो डिसोसिएट करता है. जैसे मैंने बोला कि बेंजीन जो है वो डाइमर बनाती है, तो डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, तो n क्या हो जाएगा 2. क्लियर. सो दैट इज व्हाट योर अल्फा इज. I हम ऐसे फाइंड करेंगे, n हमारे को पता चल जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं, सो I minus 1 upon n minus 1. उसी तरह से हम सेकेंड कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. एंड अल्फा ओवर हियर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू I minus 1 upon n minus 1. जहां पे n क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच या नंबर ऑफ आयंस इनटू व्हिच अ मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl ले रहे हैं तो NaCl डिसोसिएट होता है इन 2 आयंस, राइट. सो यहाँ पे n क्या हम देंगे, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2. ओके. अगर हम BaCl2 ले रहे हैं तो ये 3 आयंस में डिसोसिएट होगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव. गॉट इट. और अगर हम AlCl3 ले रहे हैं तो ये 3 आयंस में डिसोसिएट होगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव. सॉरी 4 में होगा.
So with this we